Assalamu alaikum dear students, myself Muhammad Bilal. Welcome to my channel Mathematics Hub. Please subscribe my channel and if you like my video, please like, comment and share. Our today's topic is exercise 1.2. I hope so this video will be very beneficial for you. Dear students, आज का लेक्चर हम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू में भी डिस्कस करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो सके। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि हम एक्सरसाइज को 1.2 को करने से पहले अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से क्लियर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की ये टाइप्स अच्छे से क्लियर ना हो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाकर उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले जाके वहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से वो वीडियो का लिंक ओपन करें और इस वीडियो को अच्छे से क्लियर करें, देन इस एक्सरसाइज 1.2 पर आएँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस एंड रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन 1 में वो कहता है कि मदर झैल में से शनाख्त करें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। जैसा कि ए के अंदर आपके पास ए में देखा जाए तो तमाम एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों वो आपके पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी तरह बी में देखा जाए तो हमने एक डेफिनेशन फॉलो की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो मौजूद हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। बी में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद है, इसलिए बी आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। अब इसी तरह सी में देखा जाए तो आपके पास हमने एक डेफिनेशन क्लियर की थी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह डी में देखा जाए तो आपके पास मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 0 0 1। तो एक डेफिनेशन थी हमारे पास कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में 1 1 हो और उसके नॉन डायगोनल में एंट्रीज 0 हो तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट भी कहते हैं। तो इसे डी में देखा जाए तो आपके पास डायगोनल के अंदर 1 1 है और नॉन डायगोनल आपके पाज 0 है, इसलिए आपके पास ये एक डी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसी तरह ई में देखा जाए तो ई इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो आपके पास तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स है या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एफ़ के अंदर आते हैं तो एफ़ में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, तो इसलिए एफ़ भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा डेफिनेशन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। उसमें भी यही कह रहा है कि बताएं कि ये मैट्रिक्स जो सर दे रखे हैं ये किस टाइप के हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट में आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती वो आपके पास बाय डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद हो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर पहले चेक कर लें, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल हो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। क्वेश्चन 4 है आपका कि इसमें कहता है कि इसमें डायगोनल के अंदर एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल के अंदर 0 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अंदर तमाम एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगोनल में 0 0 हो तो बाय डेफिनेशन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखा जाए तो इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं होती वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद है, इसलिए आपके पास ये बाय डेफिनेशन रो मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो इसलिए यह आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए तो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसमें आपके पास रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो आपके पास इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 हो वो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। इन मैट्रिक्स के आंसर मैंने मज़ीद नीचे लिख दिए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि बताएं इनमें से कौन सा आपके पास यूनिट मैट्रिसेस है और कौन से आपके पास कॉलम मैट्रिसेस हैं, कौन से रो मैट्रिसेस हैं और कौन से नल मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिक्स में देखते हैं आपके पास, तो इसमें देखें तो आपके पास डायगोनल के अंदर एंट्री सेम है और नॉन डायगोनल में आपके पास 0 है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये बनता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल में एंट्री सेम हो और नॉन डायगोनल में एंट्री 0 0 हो, तो वो आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस बी में देखा जाए तो आपके पास 2 -1 और नॉन डायगोनल में आपके पास 0। डायगोनल में आपके पास कम से कम एक एंट्री 0 मतलब नॉन 0 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल में आपके पास 0 0 होनी चाहिए। ये आपके पास डेफिनेशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 के बराबर ना हो और नॉन डायगोनल के अंदर तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, देन आपके पास वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। तो बी इसी तरह डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और सी में देखा जाए तो आपके पास डायगोनल के अंदर एंट्री 1 1 है और नॉन डायगोनल में 0। तो डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास देखा जाए तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अंदर एंट्री 1 1 हो और नॉन डायगोनल में आपके पास 0 0 हो, देन आपके पास वो मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन कि उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सी हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। और इसी तरह डी में देखा जाए तो आपके पास डेफिनेशन के मुताबिक अगर डायगोनल के अंदर आपके पास एक एंट्री नॉन 0 हो और नॉन डायगोनल में आपके पास एंट्रियाँ 0 हो, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास ये एक डी डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। ई में देखा जाए तो आपके पास 5 - 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 1 + 1 करेंगे आपके पास आएगा 2। तो देखा जाए तो दोनों एंट्रियाँ सेम है, 2 और 2 और नॉन डायगोनल के अंदर आपके पास 0 है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन फुलफिल हो रही है स्केलर मैट्रिक्स। उसमें ये डेफिनेशन थी कि आपके पास अगर डायगोनल के अंदर एंट्रियाँ सेम हो और नॉन डायगोनल में आपके पास 0 0 हो, तो वो आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स बनता है। उन मैट्रिसेस के जवाब मज़ीद मैंने आपको ये लिख के दे दिए हैं और ये इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन, कि इसमें आपने A B C D मैट्रिसेस के मनफी कालब मालूम करने हैं। मनफी कालब दैट मीन के नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं। इसमें आपने अगर आपके पास मैट्रिक्स कोई A दे रखा हो, उसको आपने रिप्लेस कर देना होता है -A से और उसके मैट्रिक्स की जो उनसे एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने होते हैं। जैसा कि देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें आपके पास एंट्रीज दे रखी हैं +1 0 -1। तो हमने A को रिप्लेस कर दिया -A से और उसकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। प्लस को माइनस लिख लेंगे, 0 आपके पास ना तो प्लस होता ना माइनस, इसलिए और 0 का 0 ही आ जाएगा। और इसी तरह अगर -1 ना -1 को चेंज कर देंगे आप +1 में। प्लस का साइन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह करके आपके पास ये -A का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। और इसी तरह आपके पास बी में देखा जाए तो बी आपके पास दे रखा है जी 3 -1 2 1। बी को रिप्लेस कर देंगे आप -B से और इसके एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 3 को -3 से, -1 को +1 से, प्लस के 2 को -2 से और प्लस के 1 को -1 से। इसी तरह बाकी मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होगा। जैसे कि सी में C = 2 6 3 2। सी को रिप्लेस कर देंगे -C से और इसके एंट्रीज के तमाम के साइन चेंज कर देंगे। जैसा कि +2 -2 +6 -6 +3 -3 +2 -2। तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। डी के अंदर है तो डी के अंदर आपके पास तमाम एंट्रीज दे रखी हैं। डी मैट्रिक्स = है -3 2 -4 5। डी को रिप्लेस कर देंगे -D से और इसके एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे -3 +3 +2 -2 -4 +4 +5 -5। और आगे है आपके पास ई मैट्रिक्स। E = 1 -5 2 3। E को रिप्लेस कर देंगे -E से और +1 को चेंज कर देंगे -1 से, -5 को चेंज कर देंगे +5 से, 2 को चेंज कर देंगे -2 से और 3 को चेंज कर देंगे -3 से। तो आपके पास ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के दिए गए कॉलमों का ट्रांसपोज मालूम करें। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनुअल पेपर में कम से कम एक आध क्वेश्चन लाजमी ले लिया जाता है। तो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, मैंने डेफिनेशन में आपको पहले बताया था कि
ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लेना हो तो आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रो में चेंज कर देना। इन दोनों ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन लगाना होता है आपने, या रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर देना होता है। तो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 0 1 -2। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम दे रखा है, तो इसमें इस कॉलम को आप रो में चेंज कर दें तो आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। बी में देखते हैं, तो बी में आपके पास दे रखा है जी 5 1 -6। इसमें देखा जाए तो आपके पास एक रो दे रखी है, तो रो को आप कॉलम में चेंज कर दें तो आपके पास बी का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। इसी तरह सी में देखो तो आपके पास 1 2 2 -1 3 0। तो इसमें आपके पास रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें तो आपके पास सी का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास डी। तो डी में आपके पास देखा जाए तो 2 3 0 5 दे रखा है, तो इसमें आप रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें तो डी का ट्रांसपोज आपके पास हासिल हो जाता है। ई इज इक्वल टू आपके पास 2 3 -4 5। इसमें आप रो 2 3 वाली रो को कॉलम में चेंज कर दें, -4 5 वाली को रो से कॉलम में चेंज कर दें तो आपके पास ई का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। इसी तरह एफ में देखें तो आपके पास इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें तो आपके पास एफ ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर कॉलम को रो में चेंज कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 हो तो आपने ये वेरीफाई करना, मतलब को लेफ्ट को राइट को इक्वल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर इनमें से भी एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट वन में आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। और आप ये याद भी रखें, एक डेफिनेशन भी बनती है, आज MCQs भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें वो दोबारा उसी के ही इक्वल होता है। चलिए अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव करना है आपने, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनती है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ली तो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, ए की जगह एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज आ जाएगा, और ब्रैकेट की जगह अगेन ब्रैकेट हो जाएगी, और फिर ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट में से इसका ट्रांसपोज लेंगे आप, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में ट्रांसपोज की डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका आगे क्योंकि ट्रांसपोज ऊपर बाकी है अभी, तो उसका ट्रांसपोज फिर से लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आपके पास ये एक ट्रांसपोज कंप्लीट हो जाएगा इसका बाय डेफिनेशन। तो देखा जाए तो ये पूरा मैट्रिक्स आपके पास ए के इक्वल ही बनता है। तो लेफ्ट का आंसर अगर ए है तो देखा जाए तो क्वेश्चन में राइट का आंसर भी आपके पास ए ही है। लेफ्ट का आंसर अगर आपके पास ए है तो राइट का आंसर भी आपके पास ए ही है, इसलिए दोनों साइड इक्वल है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये आपका प्रूव हो चुका है। बिल्कुल सिमिलर तरीका से आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर इसका 2 है। जस्ट क्या करना है, यहाँ वहाँ ए की वैल्यू इस्तेमाल, ए का मैट्रिक्स इस्तेमाल किया था, यहाँ आपने बी का मैट्रिक्स यूज़ करते हुए सेम स्टेप्स हैं। देखते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन ये है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, जैसी है वैसे ही ले लेंगे, अगर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज ही रहेगा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट और ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज ही आ जाएगा। तो आपने पहले इसका इस ब्रैकेट का ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज में आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ये वाला ट्रांसपोज भी बाकी है, ये ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो जैसे रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास ये अगेन बी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो उसके बाद देखेंगे आप, ये लेफ्ट का आंसर बी है और राइट का आंसर पहले ही बी है, तो इसलिए दोनों साइडें आपके पास इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका हैंस प्रूव्ड, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिन स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।